नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, कल मैंने आपको खबर दिखाई थी करनाल से लोकसभा प्रत्याशी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, दीपांशु बुद्धि राजा के बारे में कि उनके खिलाफ किस तरह से मामले दर्ज हुए और एक एफआईआर नंबर है 16 जो पंचकुला के एक थाने में दर्ज है। इस मामले को लेकर आपको मैंने बताया था कि वो भगोड़े हैं अभी तक इस मामले के अंदर और किस तरह से इस मामले को लेकर पूरी कोर्ट की जो कार्रवाई हुई लगातार, इस चीज़ का आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं कि कोर्ट ने कैसे अपना काम किया और कोर्ट को किस तरह से इस नेता ने गुमराह करने का प्रयास किया। ये पूरा मामला मैं खोलूंगा और मेरे साथ जुड़ेंगे करनाल के एडवोकेट हैं रजनीश बत्रा जी। उनसे पूरे मामले की जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर अगर चुकाने वाली बात करें तो चुकाने वाला एक बड़ा पहलू सामने आया है। इसमें जो पहलू सामने आया है कि जो इस एफआईआर नंबर 16 को लेकर जब इसकी प्रोसीडिंग कोर्ट में चली तो कोर्ट ने पीओ डिक्लेयर करते हुए दीपांशु बुद्धि राजा के खिलाफ एक मामला 174 ए में दर्ज करा दिया। और दोस्तों बता दें, हालांकि इस पूरे मामले के अंदर दो मुकदमे बनते हैं। 174 ए के दो मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। आप पता नहीं कहां चूक हुई कि एक मामला दर्ज नहीं हुआ। इसके बारे में भी मैं एडवोकेट बत्रा जी से जानने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा बात करें तो एक मुकदमा और जो उन लोगों के ऊपर बन जाएगा जो इस भगौड़े को अपने यहां पर शरण दे रहे हैं। बात करें तो चाय पकोड़े खिला रहे हैं, बात करें तो इनका समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट रजनीश बत्रा। चलिए सीधा उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला कैसे है और स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीडिंग हुई इस केस की और किस तरह से कोर्ट ने अपना काम किया। और ये भी बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं दीपांशु बुद्धि राजा, उसने किस तरह से कोर्ट को और पुलिस को गुमराह किया है। चलिए सीधी बात कर लेते हैं एडवोकेट बत्रा जी से। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट रजनीश बत्रा जी और रजनीश बत्रा जी से जान लेते हैं कि जो एफआईआर नंबर 16 है जो पंचकुला के एक थाने में कोर्ट द्वारा दर्ज कराई जाती है, इस पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है दीपांशु बुद्धि राजा कितनी बार पीओ हो चुके हैं और जो पीओ हो जाते हैं और उनको किस तरह से अगर मान लो कोई शरण देता है तो उस पर क्या कार्रवाई बनती है। सीधी बात कर लेते हैं। रजनीश जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, मेरा आपको व आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रजनीश जी, बात करें, कल हमने एक आपकी खबर चलाई थी जी जिसमें एफआईआर नंबर 16 का जिक्र किया था जी और जिसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भगोड़े साबित हो रहे हैं, जी भागे हुए हैं, जी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। जी इस पूरे मामले के अंदर और क्या क्या खुलासे हैं, किस तरह से प्रोसीडिंग हुई, क्या मामला था, फिर से मैं आपको एक बार दर्शकों के साथ जोड़ने जा रहा हूँ। ऐसा है विकास जी, कल हमने जब ये खबर आपके साथ मैंने इंटरव्यू किया था जी तो उस समय ये मेरी नॉलेज में नहीं था कि ये जो दीपांशु बुद्धि राजा है ये मुकदमा नंबर 16 जो थाना पंचकुला के सेक्टर 14 में दर्ज हुआ था, इसमें दीपांशु बुद्धि राजा एक बार नहीं बल्कि 2 बार भगोड़े हुए हैं। तो लेकिन मुकदमा तो एक बार दर्ज हुआ है। हाँ, मुकदमा एक बार दर्ज हुआ है क्योंकि अदालत ने ऑर्डर करके भेज दिया पुलिस को। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया पहली बारी, इस बारे में तो पुलिस ज़्यादा बेहतर बता सकती है। वैसे उनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो लगता नहीं है बड़ी लापरवाही है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा रहा है बुद्धि राजा को। हाँ, बिल्कुल लापरवाही है जी। जब अदालत का आदेश था, अदालत के आदेश को पुलिस ने नहीं माना और 4/10/2019 को वो पहली बार जो जज साहब है हमारे रोहित वत्स, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पंचकुला, उनकी अदालत से इनको पीओ घोषित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उस समय एफआईआर दर्ज नहीं की, जी जबकि उनको उस समय भी एफआईआर 174 ए की दर्ज करनी चाहिए थी। जी। तो इसमें अब जो बड़ी बात है, एक बड़ा मामला जो जिस तरह से सामने आ रहा है कि कोई भी पीओ हो जाता है, अगर वो किसी की शरण में, किसी के घर में या किसी के यहाँ चला जाता है तो सबसे पहले उन लोगों की ड्यूटी बनती है कि हमारे यहाँ एक पीओ
आया हुआ है और तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। तो इस मामले के अंदर आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई बनती है? पुलिस को क्या करना चाहिए? ऐसा है जी, कानून ये कहता है कि जब अगर किसी आदमी को ये पता हो कि ये आदमी भगोड़ा है जी, और पुलिस उसको ढूँढ रही है, जी। अगर वो उसको अपने घर में शरण देता है हुँ, हुँ। या कहीं और रखता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनन जो है 216 के तहत कार्रवाई बनती है। अगर ये 216 बात करें, आईपीसी की धारा हाँ 216 जी, की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल आईपीसी की धारा 216 बनती है जी, और पुलिस उस आदमी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सकती है, या उसको जो मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज है मेन मुलजिम के, उसी मुकदमे में उसको 216 का मुलजिम बना सकती है जी। तो इसमें सज़ा की बात करें, सज़ा का क्या प्रावधान है? 216 में जी, जी, जी। 216 में सजा वैसे तो 7 साल तक की है, जी, लेकिन वो ऑफेंस टू ऑफेंस डिपेंड करता है। जी। मान लो किसी केस में सजा 1 से 10 साल है, तो हुँ। उसमें सजा जो है लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में होगी जी। जी, जी। तो इसमें अगर मैं बात करूँ 174 ए को लेके बात करें, तो इसमें क्या सज़ा है और इसके अंदर अभी तक कोर्ट के ऑर्डर्स क्या हुए हैं? ऐसा है जी, 174 के अंदर जो सजा है वो 3 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है जी। जी। क्योंकि 174 ए में अभी तक कोई ऑर्डर नहीं हुए, क्योंकि 174 ए की सिर्फ एफआईआर ही है, उसके अलावा पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर पुलिस उसमें कोई कार्रवाई करती, तो उसमें कार्रवाई दिखती जी। अभी तक तो पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, वो तो एक एफआईआर दर्ज है मात्र। तो बात करें इसमें ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? नहीं, ये गैर जमानती है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, पुलिस को अदालत के आदेश के बगैर भी पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है जी। तो कोई भी पुलिस कर सकती है जैसे करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं या पंचकुला की पुलिस आके अरेस्ट करेगी? नहीं, वैसे तो कोई भी पुलिस कर सकती है, अगर किसी पुलिस के पास भी इंटीमेशन हो, चाहे वो अपनी स्टेट में हो, चाहे बाहर की स्टेट में हो, वो अरेस्ट करके और कंसर्न्ड थाने को वो इंटीमेट करे कि भी जो है ना, आपका ये मुल्ज़िम हमारे पास है और आके आप ले जाओ। तो वहाँ की पुलिस आएगी और वो ले जाकर उसको जो है, जो भी कोर्ट होगी उसके सामने पेश करेगी। तो यहाँ के जो पुलिस है, वो भी कार्रवाई कर सकती है और उसको पकड़ कर वहाँ सौंप सकती है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है जी, अगर पुलिस की नॉलेज में है कि ये आदमी भगोड़ा है पंचकुला से, तो उसको बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट करने के बाद उसकी इत्तला पंचकुला पुलिस को दे सकती है और उनकी कस्टडी पंचकुला पुलिस को हैंडओवर कर सकती है जी। रजनीश जी, इसमें एक बड़ा सवाल उठकर सामने आता है क्योंकि जो लोकसभा का करनाल में यहाँ चुनाव हो रहा है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर और बात करें उपचुनाव भी यहाँ पर होना है, वो चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो ये इतनी बड़ी जानकारी मुझे लगता है अब तक सरकार के पास भी होगी और जब सरकार के पास है तो सरकार ने अभी तक क्या करना था, क्या नहीं किया, क्या लगता है आपको? ऐसा है जी, जानकारी सरकार के पास है, क्योंकि पुलिस प्रशासन सरकार के अधीन आता है। जी, जब पुलिस के पास इस चीज़ की जानकारी है, तो सरकार के पास जानकारी है, और अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही, जी। तो इसमें तो फिर सरकार कहीं न कहीं दोषी है जी। तो इसमें रजनी जी एक बात और सामने आ रही है, जिस तरह से करनाल की बात करें, कांग्रेस ने करनाल से दिवांशु बुद्धि राजा को उम्मीदवार बना के यहाँ उतार दिया है। वो कल या परसों अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, उसमें क्या अड़चन आ सकती है? देखो जी, अगर ऐसा है, अगर उनको किसी कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिलता, जी। तो पुलिस नॉमिनेशन फाइल करते समय जब उनको पता है कि फलाना आदमी फलानी जगह मिलेगा, हुँ। तो उनको नॉमिनेशन फाइल करने के समय उससे पहले ही अरेस्ट कर सकती है जी। ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। तो इसमें एक बात करें कि इस समय हमारे पास जो जानकारी मिल रही है कि दिवांशु बुद्धि राजा ने करनाल में ही एक कोठी सेक्टर 13 में किराए पे ली है। आपको मालूम है कौन-सी कोठी है, किसकी है, कौन लोग हैं? ऐसा है जी, जो मेरी जानकारी है जी, ये 1538 नंबर एक कोठी है सेक्टर 13 में, जी, जो किराए पर दे ली हुई है उन्होंने, जी, और उसमें उनका एक अपना दफ्तर चल रहा है जी। जी। तो इसका ओनर कौन है? उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है इस हिसाब से तो? नहीं, ओनर के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं बनती है। जी, ओनर का और उनके बीच में तो कोई रेंट एग्रीमेंट हुआ होगा या क्या हुआ होगा जी, मुझे नहीं पता इस बारे जी, में जी। जी। नहीं जैसे वो पीओ है, जी। पीओ को शरण देने वाली बात आ गई सीधी-सीधी बात करें तो। हाँ, अगर पुलिस की तफ्तीश में ये बात आती है कि उन्होंने उनको शरण दी है, तो उनके खिलाफ भी 216 बनती है जी। तो रजनीश जी ये तो प्रचार कर रहे हैं, खुल्लम-खुल्ला लोगों के घरों में जा रहे हैं, सभाएँ कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है आपको, उसमें क्या कार्रवाई बनती है? ऐसा है जी, बनती तो 216 ही है जी। जी, जिस आदमी के पास जा रहे हैं, जिस आदमी के पास ये रह रहे हैं, अगर उसकी नॉलेज में ये बात है कि ये भगोड़े हैं, तो 216 बनती है जी। कानून तो यही कहता है कि 216 बनती है जी। तो कानून के हिसाब से काम तो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए जी। दोस्तों ये बात बता दें बिल्कुल मामला पूरी तरह से खुल चुका है और मैं बात कर रहा हूँ एफआईआर नंबर 0016 जो पंचकुला के सेक्टर 14 थाने के अंदर दर्ज की जाती है। डेट बता देते हैं 1 जनवरी 2018 को और इसके बाद क्या कार्रवाई होती है ये जो इंपॉर्टेंट बात थी ये मैंने आपको बताई। अब जो और जरूरी बात है वो रजनीश जी आपको
क्या पूरा केस आपने स्टडी कर लिया है और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके बैठे हैं, पूरी की पूरी फाइल लेके बैठे हैं। क्या लगता है कि जैसे ही पर्चा दर्ज होता है और उसके बाद क्या कार्रवाई चल रही थी? ऐसा है जी, ये इस पर्चे को कैंसल कराने के लिए 2 बार हाई कोर्ट में भी गए जी, और दोनों बार इनको जो है हाई कोर्ट में से जाके उसको अपने को वापस लेना पड़ा क्योंकि हाई कोर्ट ने इनकी बात से एग्री नहीं किया। जी, इस मुकदमा नंबर 16 को निरस्त कराने के लिए जी, दिवांशु बुद्धि राजा ने 2 बार ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया, पर हाई कोर्ट इनकी बात से एग्री नहीं की और हाई कोर्ट ने इनको जो है इन्होंने वहाँ से वापस ले ली। जी, आज मुझे पता चला है कि दोबारा हाई कोर्ट गए हैं। जी। अब हाई कोर्ट क्या फैसला करेगा ये तो हाई कोर्ट पे निर्भर करता है जी। नहीं, ये कैसे बार-बार हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? एक बार चले गए, रिजेक्ट हो गया या वो अपनी अपील वापस ले ली है, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, ये क्या चक्कर होता है? देखो जी, है तो मज़ाक ही जी कानून का जी, हुँ, हुँ। कि भी 1 बार गए, 2 बार गए, अब तीसरी बार फिर चले गए हैं जी जी, ये। जी। मुझे नहीं लगता कि भी हाई कोर्ट से इनको कोई रिलीफ मिलेगा जी। तो क्यों अगर हम बात करें ये पूरा का पूरा जो केस है, इसकी प्रोसीडिंग कब से स्टार्ट हुई और उसमें किस तरह से लगातार ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स चलते जा रहे हैं और कई बार तो जहाँ तक जो मैंने स्टडी किया है कि जो आरोपी है इसके अंदर जो पीओ घोषित किया गया है, दिवांशु बुद्धि राजा, उसने कई बार तो पुलिस से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई है, कई बार उसके एड्रेस चेंज हुए हैं और एक एक बार जो नोटिस था पुलिस का सम्मन था जो, वो भी उसकी सिस्टर ने रिसीव किया हुआ है, तो इसमें पूरी की पूरी बात करें तो वन बाय वन क्या बताना चाहेंगे? ऐसे विकास जी, जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये मुकदमा दर्ज होता है 28/1/2018 को। जी, 7/9/2018 को पुलिस ने इस केस में चालान जो है वो अदालत के अंदर दे दिया। जी, 12/11/18 के लिए कोर्ट ने इनको नोटिस कर दिया कि आप आइए और पेश होइए जी। जी, उसके बावजूद भी नहीं आए, तो जी, अदालत ने इनके ज़मानती वारंट कर दिए। जी, उसके बाद 1/5/2019 को जब ज़मानती वारंट है उनकी इनकी सिस्टर द्वारा लिए गए, परंतु उसके बावजूद भी ये पेश नहीं हुए। जी, तो अदालत ने 9/7/2019 को इनके नॉन बेलेबल वारंट कर दिए। जी। वारंट चलते रहे। 19/8/2019 को कोर्ट ने इनकी पीओ की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी और 4/10/2019 को इनको पहली बार पीओ घोषित कर दिया गया। तो इससे पहले भी जैसे पीओ घोषित कोई आप कह रहे हैं कि 2 मुकदमे बनते हैं। हाँ, जब 4/10/2019 को पीओ घोषित किया, तो उसके बाद पुलिस ने 174 ए का मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, उसके जी, बाद इन्होंने अदालत से जाके अपनी ज़मानत करा ली दोबारा और ये अदालत में जाके दोबारा पेश हो गए। लेकिन उसके बावजूद फिर इन्होंने अदालत के जो है अदालत के आदेश की अवहेलना की और दोबारा से फिर ये अदालत में पेश नहीं हुए और अंत में अदालत ने 15/12/2023 को इनको दोबारा से पीओ घोषित कर दिया। तो इसी चीज़ में बात करें कि क्योंकि कोर्ट जो थी, कोर्ट अपना कार्य लगातार करती जा रही है, हर तारीख के ऊपर जिस तरह से जो भी कोर्ट का प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट किया जा रहा है और लेकिन जो ये आरोपी है, ये मज़ाक समझ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है जी, कोर्ट ने तो अपना काम किया है। कोर्ट में तो जो सारी प्रोसीडिंग है वो लिखित में होती है और ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से होती है। कोर्ट के ऊपर हम किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं लगा सकते। कोर्ट में हर चीज़ जो है फाइल पे लिखी हुई है कि कब कौन आया, कब नहीं आया, कब आया, कब नहीं आया, हर एक की हाज़िरी लगती है। ये नहीं आए, कोर्ट ने बार-बार इनको बुलाया, ये नहीं आए। इनके वारंट भेजे गए, नहीं आए। पुलिस इनके घर पे गई, नहीं आए। अल्टीमेटली कोर्ट ने तो पीओ की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी और 15/12/2023 को इनको दोबारा से जो है पीओ घोषित कर दिया गया। इसी 16 नंबर मुकदमा में ये 2 बार पीओ घोषित हो गए। तो अच्छा बात करें इसमें प्रॉपर्टी अटैच करने के भी ऑर्डर हुए हुए हैं। जी। वो क्या ऑर्डर है? ऐसा है जी, जब कोर्ट पीओ घोषित कर देती है तो कोर्ट कहती है कि भी जो इनकी प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच किया जाए। जी। तो लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी लिस्ट जो है वो सर पुलिस देगी। जी। कोर्ट तो उठ के जाएगी नहीं लिस्ट जी, लेने जी, के लिए। जी, तो कोर्ट ने जो है एसएचओ के जिम्मे लगाया कि आप इनकी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज लेके आइए। जी। तो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज के लिए वो केस अभी भी चल रहा है। इसकी अगली तारीख जो है वो 6/7/2024 लगी हुई है। मतलब जो अभी आने वाला समय है, मतलब कि चुनाव का जो रिज़ल्ट आना है, जी। तो उसी उसी के दौरान ही लगा हुआ है, 4 का रिज़ल्ट है मेरे ख़्याल नहीं, से, ये 6/7 है। 6-7 है, हाँ, 6 जुलाई जुलाई की की, बात है, 6 जुलाई की। 6 जुलाई के बाद और जून में रिज़ल्ट आना है। जी। तो इसमें जो बार-बार जो प्रॉपर्टी को लेकर अटैचमेंट की बात चल रही है, जैसे कोर्ट भी नोटिस बार-बार कर रही है पुलिस को, भी इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए लगातार और हर बार कहीं न कहीं चूक हो जाती है। लगता क्या है आपको पूरा खेल क्या है ये? इसमें खेल ये है जी कि कोर्ट तो नोटिस कर रही है पुलिस को जी। कि भी इसकी आप लिस्ट लेके आइए प्रॉपर्टीज की। अब पुलिस वाले जाएंगे नहीं, लिस्ट लाएंगे नहीं, तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? वो तो बार बार वही ऑर्डर कर रही है कि लिस्ट लेके आइए प्रॉपर्टी की, मैं अटैच करती हूँ। और अटैच करने के बाद इसकी इंटीमेशन जो है कंसर्न जो है डिपार्टमेंट को या रेवेन्यू वालों को देते हैं और आज के बाद वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी और उस पर गवर्नमेंट का हक होगा जी। तो बात करें कि अब स्टेज इस केस का जो स्टेटस है, स्टेज है वो क्या है? इस केस में 16 नंबर मुकदमा में
दीपांशु बुद्धि राजा 15/12/2023 को पीओ हो चुका है और 6/7/2024 की जो तारीख लगी हुई है इस वक्त, वो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज के लिए लगी हुई है, जो अदालत ने लगाई हुई है। पुलिस को ये हिदायत दी हुई है कि आप दीपांशु बुद्धि राजा की प्रॉपर्टी की लिस्ट लेकर आइए। जी, इसमें कोई आप माँग करना चाहेंगे सरकार से या पुलिस से कि ऐसे जो आरोपी हैं, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए? क्या इसमें ये चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसी भी कोई जानकारी? ऐसा है जी, वर्ष 2005 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर किया था। जी। उसने उसमें कहा था कि जो व्यक्ति जिनके खिलाफ वारंट इशू हुए हैं और पिछले 6 महीने से वो पेश नहीं हो रहे, उनका एड्रेस नहीं मिल रहा, उनके वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। इवन तक कि उनका नाम जो है, वो वोटिंग लिस्ट से हटा देना चाहिए। लेकिन अब ये सारा कार्य प्रशासन ने देखना है, जिला निर्वाचन अधिकारी ने देखना है कि भई इलेक्शन कमीशन ने तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कराना है ना जी। हुँ, हुँ। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि भी जो है ना, इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए और इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट करना चाहिए। तो इसमें अब आपको बात करेंगे जिस तरह से वन बाय वन ऑर्डर्स हुए हुए हैं, तो आप इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स बता सकते हैं, क्या-क्या ऑर्डर्स हुए हुए हैं? इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्डर तो ये है जी कि सबसे पहला ऑर्डर तो यही है जी कि भी इनके वारंट हुए 9/7/2019 को इनके नॉन अवेलेबल वारंट हो गए। जी, 4/10/2019 को ये पहली बार पीओ डिक्लेयर हो गए। जी, उसके बाद बीच में सर 2020 में कोविड आ गया। जी। 30/7/2022 को इनके दोबारा जब इन्होंने जमानत करा ली, उसके बाद 30/7/2022 को इनके दोबारा फिर नॉन बेलेबल वारंट हो गई और वो नॉन बेलेबल वारंट लगभग 1 साल 4 महीने के करीब चलते रहे और 15/12/2023 को मैडम रजनी कौशल सीजीएम पंचकुला ने इनको दोबारा से पीओ घोषित कर दिया जी। इसके बीच में प्रोसीडिंग्स तो बहुत सारी रही, बहुत सारी तारीखें लगी, बहुत बार इनको कोशिश की गई बुलाने की, लेकिन ये नहीं आए। तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि अदालत के साथ इतना बड़ा मतलब कि मज़ाक बात करें तो मज़ाक किया है अदालत के साथ भी क्योंकि अदालत अपना काम कर रही है, पुलिस भी साथ में लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आरोपी समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार क्या हो सकता है? ऐसा है जी, अदालत ने खुद तो उठ के जाके वारंट की तामील नहीं करानी। जी। अदालत तो ऑर्डर पास कर सकती है, ऑर्डर को जो है कंसर्न्ड थाने में भेज सकती है, उसकी इंटीमेशन एसपी को भेज सकती है, उसकी इंटीमेशन डीजीपी को भेज सकती है। आगे का काम तो पुलिस ने करना है। जी। तो ये पुलिस फिर लापरवाही पुलिस की तरफ एक बार फिर मेरा वही सवाल आ जाता है कि पुलिस की बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, लापरवाही बिल्कुल, है? बिल्कुल लापरवाही है जी कि 3/1/2024 को 174 ए का पर्चा दर्ज होता है जी। और अप्रैल का महीना खत्म हो गया, लेकिन पुलिस ने आज तक कभी इनके यहाँ कोई रेड नहीं की। जबकि जिस दिन पर्चा दर्ज होता है, उसी दिन जो है कोई ना कोई तफ्तीशी अफसर मुकर्रर हो जाता है उस मुकदमे की तफ्तीश के लिए। लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। 174 ए का मुकदमा दर्ज कर कर उसको छोड़ दिया गया। जी, ये अगर बात करें कि आम चुनाव है और अगर इस मामले के अंदर कोई आम आदमी होता, अब तक तो वो पट्टे पे चढ़ हाँ, जाता। हाँ, हाँ, बिल्कुल जी, अगर आम आदमी होता तो आम आदमी की तो उक्कत ही कुछ नहीं है जी। उसको तो अब तक 4 बार पकड़ के पुलिस वालों ने अंदर कर दिया होता जी। तो ये तो दीपांशु की बात करें तो करनाल में आते ही उसने नारा लगाया शेर आया, ऐसे-ऐसे नारे लग रहे हैं, वो पट पर हाथ मार रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्या लगता है आपको? ऐसा है जी, मैंने विकास जी कल भी आपसे अर्ज़ किया था कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। जी। अब वो क्या नारे लगा रहे हैं वो तो वही जाने जी, मैं तो कानून की बात आपको बता रहा हूँ कि भी कानूनन जो है वो भगोड़े हैं और अगर उनको अदालत से कोई रियायत नहीं मिलती, तो उनका नॉमिनेशन नहीं लेना जाना चाहिए, उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट होना चाहिए। तो इसमें जो अब उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जी। अभी तक कोई उसमें डेट-वेट लगी है, कुछ क्या कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं, वो आज ही मुझे पता लगा कि आज ही वो दोनों मुकदमों के अंदर उन्होंने क्वेशिंग डाली है। जी। अब अदालत उस पे क्या फैसला करती है, ये अदालत के विवेक पे निर्भर करता है जी। तो बात करें दोनों मुकदमे यानी कि एक तो एफआईआर जो एफआईआर नंबर 0016 16 और एफआईआर नंबर जो है वो 3 वो है शायद। हाँ, ऐसी है कुछ। हाँ जी, इसमें एफआईआर नंबर है 2, 2 जी। 2 हाँ, 3/1/2024 3/1/2024 का है दोनों ही और वो एफआईआर सेक्टर 14 पंचकुला के अंदर दर्ज है ये। 174 ए वाली। ये जो एफआईआर नंबर 2 है, ये 174 ए की एफआईआर है। तो इसमें बात करें आपने ये हाइलाइट किया हुआ है, ये क्या इसमें क्या लिखा हुआ है ये? ये ऐसा है जी कि भी इस तारीख को जो है ये कोर्ट में पेश नहीं हुए और इन्होंने अपनी हाजिरी माफी की दरखास्त भी दी है कोर्ट में, 1 बार अच्छा। 2 बार। हुँ, हुँ। कोर्ट ने एक आधी बार इनकी दरखास्त को मानना भी है। जब कोर्ट ने देखा भी ये तो हैबिचुअल है, हर बार एप्लीकेशन आ जाती है, हुँ, हुँ। तो कोर्ट ने 30/7/2022 की इनके एप्लीकेशन को नहीं माना हुँ, और हुँ। इनके वारंट कर दिए। तो अब क्या इसमें अब क्या रहने क्या वाला है अगर बात करें अब क्या होगा क्या?
देखो जी, अब तो मामला ऑनेबल हाई कोर्ट में, द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट जी। अब तो कोर्ट ही फैसला करेगी जी कि भी इनको, इनकी वो क्वैश होनी है, नहीं होनी, क्या ऑर्डर होना है, ये तो अब हाई कोर्ट का ही फैसले के ऊपर निर्भर करता है जी। रजनीश जी, नेता आदमी हैं, कांग्रेस से टिकट मिला हुआ है, लोगों के घरों में भी जाना है, प्रचार भी करना है, वोट भी मांगने हैं, अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताना है। ये अब लोगों के घर में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या होगा क्या ये? देखिए जी, अब ये सारी बात पुलिस पे निर्भर करती है जी। जब पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन है कि ये आदमी करनाल से इलेक्शन लड़ रहा है, करनाल में प्रचार कर रहा है और ये हमें वांटेड है, अगर फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं करूँगा, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है और कहीं न कहीं पंचकूला पुलिस के हाथ में अगर ये खबर लग जाती है तो हम भी अपील करेंगे कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई को अमल में लाएँ। ये अपील ठीक रहेगी मेरी भी। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। कार्रवाई तो पंचकुला पुलिस ने करनी है। वैसे तो करनाल पुलिस को भी अगर इंटीमेशन हो, तो करनाल पुलिस भी गिरफ्तार करके पंचकुला पुलिस को इंटीमेशन दे सकती है कि आपका आरोपी हमारे पास है, आप आइए और ले जाइए और जाके जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है, वहाँ जाके इनको पेश कीजिए। बिल्कुल लास्ट में एक जानकारी जाना जो ये एफआईआर जो 16 हुई थी, ये क्या थी और किसकी शिकायत पे हुई थी? ये ऐसा है जी, जो एफआईआर नंबर 16 है, ये जो उस समय पंचकुला के तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर थे राजेश जोगपाल, उनकी एप्लीकेशन पे दर्ज हुई थी। जी, और ये जो एफआईआर है, हरियाणा प्रॉपर्टी डिसफेसमेंट एक्ट 1989 में दर्ज हुई थी जी। जी। तो इसमें आप कोई लोगों को अपील करना चाहेंगे? क्योंकि ये मामला जहाँ तक दिख रहा है कि इसमें अगर जो आरोपी हैं, पीओ हैं जो, अगर किसी के यहाँ जाते हैं या पकड़े जाते हैं वहाँ पर, तो क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो जी, मेरी तो यही है कि भी अगर अब सभी लोगों को, जिसको ये पता है कि ये आरोपी हैं, ये भगोड़े हैं, अगर वो इनको शरण देते हैं, तो कल को उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जी। ये निश्चित है। हाँ, बिल्कुल है जी, कानून की किताब में लिखा है जी, मैं तो कानून की किताब से ऊपर नहीं हूँ, कानून की किताब में लिखा है कि 216 के तहत कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई आदमी ये जानते हुए भी कि भी जो है ये आदमी भगोड़ा है और उसको अपने यहाँ शरण देता है, तो कानून के हिसाब से तो 216 बनती है जी। रजनीश जी, दीपांशु की स्टेटमेंट आई है कि उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। जी। वो मुकदमों की परवाह नहीं करते क्योंकि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। देखिए जी, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उन वो ऐसा क्यों कहते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ तो जो है ना जी, कानून का राज चलता है जी, गुंडागर्दी का राज नहीं चलता जी। मतलब गुंडागर्दी? गुंडागर्दी मतलब ये है कि ये कहना कि मेरे खिलाफ कई मुकदमे हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता, तो ये हुँ। गुंडागर्दी वाली बात है। कानून की बात तो ये है कि अगर आपके खिलाफ मुकदमे हैं, तो आप अदालत में जाइए, अदालत से मुकदमा, अगर आप निर्दोष हैं, तो ये अदालत फैसला करेगी। आप और मैं तो फैसला करने वाले कौन होते हैं जी? जी। चलिए आपने मुझसे बात की है बड़ी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी। बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें ये बड़ा मामला एकदम से खुलकर सामने आ चुका है और इस पूरे मामले से आपको क्या लगता है? एक खबर और दिखाऊँगा आपको मैं। अब वो खबर क्या है, वो बता देता हूँ कि दिवांशु बुद्धि राजा के खिलाफ एफआईआर 16 से पहले भी एक मुकदमा पंचकूला में ही दर्ज किया जाता है। 12 तारीख को 12 जनवरी 2018 को एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब ये मुकदमा क्या है? ये आपको अगली स्टोरी में पूरा ब्रीफ करके बताऊँगा। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा और आपको राजनीति से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबर मैं आपको दिखाता रहूँगा। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।